हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने IAS 2024 के दृष्टिकोण से प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी ये सीरीज टर्मिनोमिक्स शुरू की है और मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि इस टर्मिनोमिक्स की सीरीज में हम लोगों ने किस तरीके से इकोनॉमी के टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इसमें हम लोगों ने दो सेगमेंट डिवाइड किए हैं। एक सेगमेंट जिसमें हम पहले चैप्टर के अंदर के सभी टॉपिक का विस्तृत विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने आए हुए क्वेश्चन हैं कम से कम पिछले 15 वर्षों के, चाहे वो यूपीएससी के हों और चाहे स्टेट पीएससी के, उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर विश्लेषण कर देते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट के यानी कि आप लोगों के दोनों पक्ष क्लियर हो जाते हैं। एक आप थ्योरी भी पढ़ लेते हैं पूरी डिटेल में और दूसरी तरफ उसके एमसीक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि उनका विश्लेषण हो जाता है। ठीक है ना? तो इस क्रम में आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 यानी कि 8वां लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सभी लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लें, जल्दी जल्दी इससे जुड़ जाएं, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट मिस ना रहे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए एवरीबॉडी। आप लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? ओके। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 8 टर्मिनोमिक्स यानी कि इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। और आज हम बात करेंगे कृषि में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपकी बाजार कीमत प्रणाली। यानी कि किसान के फसल कटने के बाद का जो प्रबंधन होता है, जिसे हम कहते हैं फसल पश्चात प्रबंधन। फसल कटने के बाद उसे किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है, किन किन चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें सरकार अपने ध्यान में लाती है और उन सभी पक्षों के लिए सरकार अपनी योजनाएं बनाती है। ठीक है ना? उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाजार कीमत प्रणाली। यानी बाजार में कृषि से संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें सरकार अपने दृष्टिकोण से तय करने की कोशिश करती है, जिससे कि किसान और उपभोक्ता दोनों को किसी को भी नुकसान ना हो। ठीक है ना? आइए इसमें हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 8। ध्यान रखिएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए एवरीबॉडी। इसमें हम बात कर रहे हैं फसल पश्चात प्रबंधन के बारे में। यानी कि फसल कटने के बाद का जो प्रबंधन होता है, इसी को हम एक विपणन प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग? फसल पश्चात प्रबंधन को एक हम कहते हैं कृषि विपणन प्रणाली। ये ध्यान रखिएगा, विपणन का मतलब होता है बाजार, यानी कृषि की बाजार प्रणाली क्या क्या होती है। पहले सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद भंडारण, परिवहन, संचार, कीमत नीति और बाजार प्रणाली यानी बाजार कृषि से संबंधित कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और सरकार ने क्या क्या किया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें, ध्यान रखना। और वो टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि का विपणन प्रणाली को लेकर। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कृषि विपणन प्रणाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर विपणन का मतलब बाजार है, तो फिर बाजार प्रणाली को ही हमें केवल पढ़ना चाहिए, इसमें क्या होता है ये? ध्यान रखिएगा,
विपणन प्रणाली का मतलब होता है फसल कटने के बाद से लेकर के बाजार में बिक्री तक की सभी गतिविधियां इस विपणन प्रणाली का हिस्सा होती हैं। ध्यान रखना एवरीबॉडी। तो कृषि विपणन प्रणाली में क्या क्या होता है? फसल कटने से लेकर कटने से फसल की बिक्री तक की समस्त गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। यानी कि जहां से फसल कटी है और जब तक बिकी है उसके बीच की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी की सभी इसमें शामिल होती हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के बात आती है कि ये एक उचित प्रणाली होनी चाहिए, उचित विपणन प्रणाली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सोचना क्या जरूरत है इसकी अच्छी व्यवस्था की, इसकी जिससे कि ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक जो कृषक है, ध्यान रखिएगा, जो खेती कर रहा है, कृषक की उपज का उचित मूल्य मिल सके, उचित मूल्य प्राप्त हो उसको। ध्यान रखिएगा वो एक दुकानदार नहीं है, एक कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक नहीं है, कहीं पर भी अपना शोरूम खोल के बैठ जाएगा। उसके लिए तो वही बाजार है जहां पर सरकार या हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो एक उचित विपणन प्रणाली यानी पूरी की पूरी व्यवस्था का एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर किसान की सही कीमत उसकी उपज की मिल जाए उसको, जिससे कि उसके अंदर प्रेरणा बनी रहे आगे की खेती करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक और दूसरे, इसकी विशेषता एक और भी है कि अच्युत विपणन प्रणाली क्यों होनी चाहिए। उसके पीछे एक कारण और भी है कि जो उत्पादक है, उत्पादक एवं जो उपभोक्ता है, ध्यान रखना, उपभोक्ता के बीच कीमत का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कीमत अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक जो पॉइंट आपके हो गए, यानी कि किसान ने अगर अपनी 10 रुपए की कोई वस्तु बाजार में बेची है तो उपभोक्ता तक वो 50 रुपए की ना पहुंचे, और अगर उपभोक्ता 50 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा है तो ऐसा ना हो कि किसान को मात्र 10-5 रुपए ही मिले, बाकी बिचौलिया ना खा जाए। यानी कि एक ऐसी प्रणाली हो कि जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में एक सही संतुलन होना चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर चीजें बाजार में महंगी हैं तो उसका लाभ उत्पादक को भी मिले यानी किसान को भी मिले, और अगर किसान की वस्तु सस्ती बिक रही है तो उपभोक्ता को भी वो सस्ती मिलनी चाहिए। 10 की चीजें ज्यादा से ज्यादा 15-20 रुपए बिक जानी चाहिए। 10-20 रुपए जो बीच के बिचौलिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लागत है, वो अपने ले लीजिए भाई, बाकी उपभोक्ता तक उतने पहुंच जाना चाहिए। यह सबसे अच्छी विपणन प्रणाली मानी जाती है। और पहली विपणन प्रणाली जिसमें किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल जाए। ये दो उचित विपणन प्रणाली की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक उचित विपणन प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विपणन प्रणाली में क्या क्या होता है यह सामने पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरा, उचित विपणन प्रणाली की विशेषता क्या होती है, एक ये रही और दूसरी ये रही। कैसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज क्लियर। अब बात आती है कि विपणन प्रणाली में होता क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, विपणन प्रणाली के जो भाग होते हैं उनको देख लीजिए क्या क्या भाग होते हैं। एक होती है आपकी भंडारण की व्यवस्था, जिससे कि किसान अपने समय पर अपने अनाज को, अपनी वस्तुओं को कुछ समय के लिए भंडारित कर सके, उसको स्टोर कर सके, रख सके। एक दूसरी होती है उसकी धारण क्षमता। अब कहोगे कि यह धारण क्षमता क्या होती है। धारण क्षमता होती है कि उस वस्तु को रोके रखने की क्षमता। ऐसा ना हो कि फसल कटी और तुरंत उसको बाजार में मजबूरी में बेचना पड़े।
क्योंकि जिस समय अगर मजबूरी में बेचेगा तो सारे किसान उस समय बेच रहे होंगे, तो बाजार में कृषि की वस्तुओं की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी और उनकी कीमत क्या हो जाएगी? डाउन। मेरी बात समझ रहे ना? इसीलिए जब फसल कटती है तो किसान मजबूर हो जाता है अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। कारण कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर कर्ज हो सकता है, उसकी अपनी जरूरतें हो सकती हैं, या कोई भी और कारण हो सकता है। हो सकता है कि उसके पास घर में अनाज रखने की जगह ना हो, तो ऐसी कंडीशन में उस वस्तु को वो रोक नहीं पाता, तो मजबूरी में वो बेचता है, और बेचता है तो आपूर्ति ज्यादा होती है, आपूर्ति ज्यादा होती है तो कीमत कम मिलती है। अगर उसी वस्तु को वो कुछ महीने तक, कुछ दिनों तक रोक के रख ले, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक रोक के रख ले, तो उस समय उसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उसे ज्यादा कीमत मिलेगी, और यही तो हम चाहते हैं, उसे उस वस्तु की अच्छी कीमत मिल जाए, है कि नहीं? एक ये तीसरी चीज होती है कि उसको सही मंडी तक पहुंचने के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, एवं संचार के साधन होने चाहिए। संचार, परिवहन और संचार के साधन होने चाहिए, जिससे कि उसको मंडी तक जाने के लिए एक अच्छा रास्ता हो, अच्छे साधन हो, जिससे कि पास की, दूर की, कहीं किसी भी मंडी में जा सके, जहां पर उसको अपनी वस्तु की सही कीमत मिल सके। अगर रोड अच्छे नहीं हैं, संचार के साधन अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा? तो कंडीशन दोस्तों ये होगी कि वो अपने पास वाली मंडी में ही बेचेगा, मजबूर हो जाएगा बेचने के लिए, तो वहां पर उसको कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? संचार के साधन, उससे पूरे इंडिया के या अपने राज्य के, अपने जिले की सभी मंडियों की कीमत पता होनी चाहिए कि उसकी वस्तु किस मंडी में किस रेट में बिक रही है। अगर संचार व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा? अपने पास वाली मंडी में जाएगा, जिस रेट में बेचना होगा बेचेगा। क्या करे भाई? तो उसे सही कीमत नहीं मिलेगी। यानी कि सही कीमत के लिए उसे अच्छे परिवहन के साधन चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, रेलवे व्यवस्था चाहिए, ठीक है ना? और संचार के साधन भी चाहिए, जिससे कि सही सूचनाएं उसको मिल सके। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? और चौथी जो चीज है वो है आपका बाजार। बाजार, बाजार चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक अच्छा बाजार होना चाहिए, एक विस्तृत बाजार होने चाहिए, जहां पर उसका शोषण ना हो, जहां पर उसकी वस्तु की सही कीमत मिल सके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम। उचित विपणन प्रणाली के ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, इसी तरीके से मैं कहता हूं, ढंग से पढ़िए। और मेरी क्लास में आप सब लोग इतने प्यार से पढ़ते हैं, मैं देखता हूं, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश बड़े अच्छे से प्यार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और वो लोग इसका फ़ायदा उठा ले जाएँगे। ये इस तरह का कंटेंट, इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी से अच्छी क्लासेस में भी देखेंगे बेटा, तो आसानी से नहीं मिलेंगी। मैं अपनी केवल तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे बहुत सारे मजबूर छात्र भी हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, तो उन लोगों को भी अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। सिर्फ यूट्यूब मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके? तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। क्लियर हो गया? वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ये देखेंगे तो ये रहे सारे के सारे कांसेप्ट विपणन प्रणाली के। ठीक? अब आते हैं, सबसे पहले हम भंडारण की बात करते हैं। भंडारण व्यवस्था, ये रही। एक-एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ध्यान रखना। बात आती है कि एक भंडारण की हमें आवश्यकता क्यों है? क्या ज़रूरत है भंडारण की हमको? तो यहीं पर अगर आप देखें, तो भंडारण की दोस्तों ज़रूरत क्यों है? व्हाई वी नीड? नंबर 1, क्यों ज़रूरत है? फसल नष्ट होने से बचाने के लिए, फसल नष्ट होने से बचाने के लिए। नंबर 2, ध्यान रखना, किसानों की जो क्षमता है, धारण क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए, या उसको कीमत प्रभावी बनाने के लिए। कीमत प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि उसकी कीमत अच्छी मिल सके। किसान की
धारण क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके पास सोचिए पैसा तो है लेकिन रखने की जगह नहीं है, तो क्या किया जाए? ध्यान रखना। और इसकी जरूरत क्यों है? और इसकी जरूरत इसलिए है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और खाद्य सुरक्षा के लिए ज्यादा वस्तुओं की जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और खाद्य सुरक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, मांग को पूरा करने के लिए। अब कहोगे कि सर इससे क्या मतलब है उसका? इसका मतलब यह है कि यदि आपका कोई सामान जो सड़ जाता है बिना भंडारण व्यवस्था के, खराब हो जाता है, अगर उतना भी बचा लिया जाए तो हमारे खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी आपूर्ति हो सकती है। हमारे यहाँ पता है, फल सब्जियों के मामले में देखा जाए तो 1/3 फल सब्जियां हमारे यहाँ अच्छी भंडारण ना होने की वजह से नष्ट हो जाती है। फसल कम से कम जो अनाज होता है, लगभग मान के चलिए तो कम से कम 20% हमारे यहाँ अनाज सड़ जाता है भंडारण ना होने की वजह से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये है, तो किसानों की धारण क्षमता जिससे कि उसको अच्छी आय मिल सके, ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें हैं ये करने, ठीक। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है? अब यहीं पर देखिएगा, यहां पर दूसरा, अब सरकार के प्रयास क्या है? सरकार के प्रयास, सरकार का पहला प्रयास है ग्रामीण भंडारण योजना। ग्रामीण भंडारण योजना सरकार ने शुरू की आपकी 2001 में। यानी गांव के स्तर पर ही कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे कोई भी संगठन, किसानों का संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति सरकार की सहायता से गांव के पास में ही एक अपना भंडार गृह बना सकता है, शीत गृह बना सकता है, किसी भी तरीके का, शुष्क या ठंडा, कैसा भी वो भंडारण व्यवस्था अपना बना सकता है। ध्यान रखिएगा, तो 2001 में इस योजना को शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? जो मैंने आपको कहा था, किसानों की धारण क्षमता के लिए एक, दूसरा किसके लिए? किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि के लिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो कुछ महीने, कुछ दिन अपने अनाज को, अपने सारी चीजों को अगर रोक के रख सकता है, तो सोचिए उसको ज्यादा कीमत मिल जाएगी। आज जो रेट उसका 2000 रुपए क्विंटल का है, हो सकता है 2 महीने बाद वो 2200 रुपए क्विंटल हो जाए। तो सोचिए 200 रुपए पर क्विंटल का उसको बेनिफिट मिल जाएगा, उसकी अतिरिक्त आय बढ़ जाएगी। समझिएगा, क्लियर हो गया? तीसरा, कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कृषि निवेश में वृद्धि के लिए। अब कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें तो कोई भी, मैं अपना भंडार गृह बना सकता हूं। भैया आइए, सामान रखिए, मैं आपके पर बोरे के हिसाब से 1 रुपया या 1.5 रुपया 50 पैसे जो भी रखना होगा वो किराया लेता रहूंगा आपसे। जितना चाहो उतना अनाज मेरे यहाँ रख के चले जाइए, मैं किराया लेता रहूंगा। ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है इसमें, कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना? और इसके लिए सोचिएगा कितनी क्षमता होगी इसको लेकर के, इसकी क्षमता कितनी होगी वो देख लीजिएगा, इसमें कितनी क्षमता तक के हो सकते हैं। 100 क्विंटल से लेकर के 30,000 क्विंटल तक के, ध्यान रखना, 100 क्विंटल से लेकर के, सॉरी 100 टन से लेकर के 30,000 टन तक के भंडार गृह बनाए जा सकते हैं। ये, और इसमें सरकार आपको सहायता देगी। बात समझ गए कि नहीं? एक तो ये हो गया, इसमें सरकार आपको हेल्प करेगी, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज और भी है, वो देख लीजिए, वो क्या है? दूसरी योजना, दूसरी योजना है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन में
ध्यान रखिएगा, फोकस किया गया है टॉप पर विशेष बल दिया गया है, टॉप पर विशेष बल। अब कहोगे टॉप क्या है? ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ये टॉप है क्या? बता देते हैं, उसको सुन लीजिए। टॉप का मतलब है टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर अनियन और पी फॉर पोटैटो। इन तीन चीजों ने, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इन तीन चीजों ने सरकार की नाक में दम कर रखा होता है। और ये तीनों चीजें आम आदमी की किचन की मूलभूत चीजें हैं। आलू, प्याज, टमाटर। और ये सबसे जल्दी खराब भी होते हैं, सबसे ज्यादा किसान बर्बाद भी होते हैं या किसान आबाद भी होते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन में किस पर फोकस किया गया है? टॉप पर फोकस किया गया है, टमाटर, ऑनियन और पोटैटो पर, प्याज, टमाटर, आलू पर। यह ध्यान रखिएगा। यह योजना कब शुरू की गई है वो भी देख लीजिएगा। यह योजना शुरू की गई है 2018-19 में शुरू की गई है। इसमें है क्या? अब भैया भंडार गृह पढ़ा रहा हूं तो भंडार से संबंधित ही होगी। इसमें क्या किया गया है कि इसमें इसके भंडार गृहों के व्यवस्था पर बल दिया गया है। भंडार गृह की व्यवस्था पर बल दिया गया है। इसमें बल दिया गया है फसल नष्ट होने से बचाने पर, नष्ट होने से बचाना। कि आपको कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है, बनाइए, जो करना है करिए, सारी चीजों का प्रसंस्करण कीजिए, फसल नष्ट होने से बचाइए। इनके प्रसंस्करण पर बल दिया गया है। इनका प्रसंस्करण कीजिए, प्रोसेस कीजिए, कुछ भी करिए, इनको बचाइए जिससे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, कृषक आय में वृद्धि के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो इसमें फोकस की गई हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? टॉप से। याद रहेगा? कब शुरू किया गया? 18 में। उद्देश्य क्या है? भंडार गृहों की एक श्रृंखला बनाना और उनमें इन चीजों को विशेष तौर पर संरक्षित करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, फसल नष्ट होने से बचाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर उठा के देखिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखना, ऐसे ही बात नहीं कर रहा मैं। अब दूसरा आता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सूचना है वो आप देख लीजिएगा। यूपीएससी लाइव जीएस फाउंडेशन पी2आई प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच हम लोगों का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए सोचिए, सरकार स्टडी आईक्यू ने बैच 2 लॉन्च किया है। बैच 2 मॉर्निंग बैच 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। अब कहोगे इस बैच की विशेषता क्या है? यह बैच 3 तरीके का आपका शुरू किया जा रहा है, 18 महीने का, 30 महीने का और 42 महीने का। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तीनों बैच लॉन्च किए जा रहे हैं, ध्यान रखना। और इनकी जो फीस है बहुत कम रखी गई है, बहुत कम। सोचिएगा, इसकी फीस 23,999 रुपए, इसकी आपकी 26,999 रुपए और ये आपकी 29,999 रुपए। सोचिएगा, 3.5 साल का कोर्स मात्र 30,000 रुपए में। बात सिर्फ इसकी नहीं कि फीस कम है। असली जो चीज है दोस्तों, ये वो ध्यान रखिएगा, असली चीज है कि आपकी क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक सही और उचित कीमत पर आपको जो जरूरी है, जो कोर्स जरूरी है, वो आपको उपलब्ध कराना है। आराम से करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, पूरे प्लान के साथ करिए। जिनको 2025 में, 2026 में, 2027 में जिसको भी एग्जाम देना है, अभी से स्ट्रेटजी बना करके चलिए। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो उनका टारगेट 2026 2027 है, 2025 के बाद है। तो ऐसे ही बिना व्यवस्था के, बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी रणनीति के आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपना अपना एक कोच, एक मेंटर, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, 1 मिनट खर्च करिए या 1 रुपया खर्च करिए, वो अगर किसी काम का नहीं हुआ तो बेकार है। सोचिएगा, अगर आपका 1 रुपया, चाहे 1 ही रुपया नाली में गिर जाए तो आपको दुख होता है,
क्योंकि वो किसी काम नहीं आया। और अगर 1 रुपया भी कहीं काम आ गया तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो हम वही चाहते हैं कि आपका समय और आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो समय है ना, आप लोगों की उम्र जो है करने की, आपके अंदर बहुत क्षमता है, तो इसको कर डालिए। लेकिन दोस्तों, बिना सही दिशा के, बिना सही रणनीति के, बिना सही गाइडेंस के कोई भी रिजल्ट संभव नहीं है। खुद सोचिए, महाभारत का युद्ध देखा ना आपने? अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर था? नहीं। उस युद्ध में सोचिए कौन-कौन लोग थे? सब लोग थे, सब कुछ था। लेकिन अर्जुन किसके पास गए? क्या मांगने गए? श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। बोले कि आप मेरे साथ मेरे रथी बन जाइए, बस। मेरे कोच, मेरे मेंटर, मेरे गाइड बन जाइए। बाकी मैं दुनिया जीत लूंगा। कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, सोचना। लेकिन वो सोचिए कि कृष्ण की तरह अपना एक सारथी चाहता था, और कौन मिला सारथी? शल्य, पांडवों के मामा। और शल्य हमेशा उसको क्या करता रहता था? पिंच करता रहता था, सही रास्ता दिखाता नहीं था। अल्टीमेट क्या हुआ? बहुत बड़ा योद्धा होते हुए भी सोचना क्या हुआ उसका? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सफल है और बिना किसी गुरु के, बिना किसी रणनीति के आगे बढ़ा हो? सोचना। इसलिए दोस्तों, आपसे कह रहा हूं मैं, इसलिए नहीं कि आप हमारा कोर्स परचेज करें, इसलिए कि आप अपना समय बचाएं और सही गाइडेंस के साथ हमारे साथ जुड़ें और रिजल्ट अपना हासिल करें। ध्यान रखिएगा। लेकिन यह फीस जो है दोस्तों तभी लागू होगी जब आप एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे और मेरे साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप, सोचना, मटेरियल, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग पूरे प्लान के साथ आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यही है स्ट्रेटजी। ओके, ध्यान रखिएगा। और जो लोग अब में से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। ये रहे, ये मेरा कोड है एम के लाइव, ये टेलीग्राम मनोज कुमार, इंस्टाग्राम, और ये मेरी मेल आईडी जिसका आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जिसके थ्रू। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम परिवहन और संचार के साधनों के बारे में। तो यहां पर देखिएगा, परिवहन, मैंने बताया था परिवहन की क्यों आवश्यकता है। परिवहन की आवश्यकता इसलिए है, परिवहन और संचार की, परिवहन के मामले में बात करें तो परिवहन की आवश्यकता है जिससे कि हम लागत अपनी कम कर सकें, किसान की जो लागत होती है उसको कम कर सकें। ध्यान रखना, क्योंकि रोड जितना खराब होगा, समझ लीजिए कि आपकी लागत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? अपनी आय में वृद्धि कर सकें, फसल खराब होने से बचा सकें। अब कहोगे इससे क्या है? इससे कैसे संभव है? अरे भाई, सीधी सी बात है। रोड खराब होगा, सामान लेकर के जाएंगे, अनाज तो चलिए ठीक है, लेकिन सब्जी फल वगैरह लेके जा रहे हो तो हिल हिल के वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और मार्केट में हम चाहे घर में ला करके छील के उसको कैसी भी बना के खाएं, लेकिन जब बाजार में लेने जाते हैं ना, खरीदने जाते हैं, तो बिल्कुल विदाउट एनी स्पॉट देखना पसंद करते हैं। बिना किसी उस पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। और जिस पर निशान नहीं है वो सब्जी वाला जो है, फल वाला, उनको अलग रखता है, और जिनमें हल्के फुल्के निशान होते हैं उनको अलग रखता है। उनकी कीमत कम होती है और उनकी कीमत ज्यादा होती है। सोचिएगा, अगर किसी पर कोई निशान ना हो तो किसान को उसकी कीमत ज्यादा मिल जाएगी। यही है किसान की आय में वृद्धि। ठीक है ना? और इससे क्या होगा? उचित बाजार तक पहुंच होगी। उचित बाजार तक क्या होगी? पहुंच। अगर रोड व्यवस्था अच्छी नहीं है, संचार के परिवहन के साधन अच्छे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सोचिए, अपने पास वाले मंडी में ही बेचना पड़ेगा। और रोड व्यवस्था, रेल व्यवस्था जो भी अच्छी होगी, तो जिस मंडी में चाहेंगे वहां पहुंच सकते हैं। विस्तृत बाजार, उचित बाजार तक पहुंच हो जाएगी, बाजार विस्तार हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक ये संचार के माध्यम से क्या होगा? संचार के माध्यम से आपको विस्तृत बाजार की जानकारी होगी। विस्तृत बाजार की जानकारी, सोचिएगा, आपकी फसल की उचित कीमत मिल पाएगी।
उचित कीमत मिलेगी। सोचना, सीधी सी बात है। मंडी ऑल ओवर इंडिया की कहीं की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस मंडी में रेट ज्यादा है वहां जाके बेच पाओगे। इसी से आपकी आमदनी बढ़ेगी, इसी से आपकी इनकम बढ़ेगी। जिस मंडी में रेट ज्यादा हो वहीं पे बेचिए ना, पास वाली मंडी में क्यों बेचना है। यह कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। और इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया है, सरकार के प्रयास देख लीजिएगा। सरकार के प्रयास यहीं पर सरकार ने इन दोनों के लिए क्या किया है। अगर हम यहां बात करें तो सोचिएगा, परिवहन के लिए सरकार ने पहला प्रयास किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि छोटे बड़े हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सन 2000 में यह शुरू किया गया था। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह शुरू किया गया। ठीक है ना। और क्या शुरू किया गया इसमें, दूसरा शुरू किया गया आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी, यानी कि समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना। परियोजना 2006 में शुरू की गई। यह क्या है, मालगाड़ी का अलग ट्रैक बनाना, यानी कि सामान्य ट्रेन पर एक ही ट्रेन नहीं चलाना, दोनों ट्रेन नहीं चलाना, एक ट्रैक पर पैसेंजर और मालगाड़ी एक ट्रैक पर नहीं, बोले मालगाड़ी का अलग ट्रैक बनाओ। समर्पित माल भाड़ा गलियारा परियोजना। तीसरी आपकी सरकार ने चलाई किसान रेल योजना। किसान रेल कब चलाई, 2020 में, कोरोना के टाइम पीरियड में। अब तक कम से कम 100 रेल चल चुकी हैं। सोचिएगा, केवल किसानों की रेल, किसानों के सामान को लाने ले जाने के लिए अलग से रेल चलाई गई है। ठीक है ना। एक चौथी हवाई जहाज की योजना चलाई गई है, उड़ान 3 योजना, उड़ान 2 ये रही, उड़ान 2 योजना। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए है, ये वायु परिवहन है। जो जल्दी नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं किसान की, उसके लिए। वायु परिवहन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना वायु परिवहन यानी कि कृषि वस्तुओं के लिए। लेकिन इसमें वो वाली कृषि वस्तुएं नहीं जाएंगी कि तुम सोचो कि आलू चावल गेहूं इस तरह की चीजें, नहीं बेटा। महंगी और जल्दी खराब होने वाली, जैसे एवोकाडो फल हैं, सोचिएगा, आम है, अल्फांसो आम है, विशेष प्रकार की फसलें होती हैं, जड़ी बूटियां टाइप की हैं, फूल हैं। सोचिए जो नॉर्थ ईस्ट में फूल पैदा होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, अगर उनको ट्रेन से यहां तक लाएंगे तो मुरझा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। उनके लिए है ये सारी चीज। तो परिवहन के लिए यह शुरू की गई। और संचार के लिए क्या शुरू किया गया, संचार के लिए सरकार ने क्या लॉन्च किया है, संचार के लिए एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में यह शुरू किया गया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ठीक है ना। और क्या शुरू किया गया, भारत नेट परियोजना, गांव गांव में कनेक्टिविटी, आपकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट परियोजना, यह आपकी 2014 में शुरू की गई, गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। और क्या शुरू किया गया, ई गवर्नेंस योजना, यह संचार के साधन है जो आपको उपलब्ध कराए गए। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपके हाथ में मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, ये सारी चीजें। भारत नेट परियोजना के माध्यम से गांव गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आपको उपलब्ध कराई गई। क्लियर। अब आते हैं हम इसके बाद में कीमत नीति को लेकर के, कि भाई इसके माध्यम से किसान बाजार में तो पहुंच गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब इसके बाद उसका उपयोग क्या होगा। सोचिएगा, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे बाजार कीमत नीति के बारे में। ठीक है ना। ध्यान रखना, कीमत नीति, एक उचित अच्छी कीमत नीति की आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता, सोचिएगा, एक अच्छी कीमत नीति की आवश्यकता क्यों है।
इसके दो उद्देश्य हैं। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, चीजों को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए। आलतू फालतू मेरे को नहीं आता है और ना ही मैं पढ़ा सकता, फालतू की चीज है, ठीक है ना। एक अच्छी बाजार कीमत नीति की आवश्यकता क्यों है? सीधी सी बात है, जो उत्पादक है या कह लीजिए जो कृषक है, उसके हितों की सुरक्षा करना, उसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी क्या है? दूसरी है उपभोक्ता। उपभोक्ता तक उचित मूल्य पर वस्तुओं की आपूर्ति करना, वस्तुओं की आपूर्ति क्या करना? सुनिश्चित करना। ऐसा ना हो कि वस्तुएं तो हमारे देश में बहुत सारी हैं, लेकिन आम आदमी खरीद ही नहीं पा रहा, इतनी महंगी हो गई हैं। सोचिएगा, या इतनी सस्ती ना हो जाए कि किसान की लागत ही ना निकले। हमें यह काम भी नहीं करना, हमें दोनों को सुरक्षित रखना है। हमें उपभोक्ता का भी संरक्षण करना है और उत्पादक का भी संरक्षण करना है। तो एक उचित बाजार कीमत नीति में हमें दोनों को बना करके रखना है, क्योंकि दोनों को जरूरत है। ये पैदा करेगा तब इसकी जरूरतें पूरी होंगी, और ये सही कीमत पर खरीदेगा तब वो पैदा कर पाएगा। दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत होता क्या है उसको समझ लीजिएगा। उचित बाजार कीमत नीति में इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक आयोग है, एक संगठन है जो इन सारी चीजों के लिए काम करता है। ध्यान रखना, संगठन क्या है? संगठन का नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। क्या कहते हैं? एक आयोग है, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। ध्यान रखें, इसका गठन हुआ था 1965 में गठन हुआ था। तब इसको कहते थे, केवल CAP कहते थे, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइस, कृषि मूल्य आयोग कहते थे इसको। क्या कहते थे? कृषि मूल्य आयोग कहते थे पहले। 1985 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया CACP, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कहा जाता है। यह संगठन है जो बाजार में सरकार की तरफ से मूल्यों के बारे में कुछ जरूरी चीजें आकलित करता है। ध्यान रखना, और ये 3 प्रकार के मूल्यों का आकलन करता है, 3 प्रकार के मूल्यों की जानकारी देता है। ध्यान रखना, तो CACP क्या करता है? CACP, ध्यान रखना, एक ये करता है आपके 3 प्रकार के मूल्यों का आकलन, कैलकुलेशन करता है। और कैलकुलेशन करने के बाद, ध्यान रखना, आकलन करने के बाद इसे सरकार को बताता है। सरकार को बताता कि इन इन वस्तुओं की ये कीमत होनी चाहिए, और उसके बाद ये 3 तरह के मूल्य जारी करता है। ध्यान रखना, 3 प्रकार के मूल्य हैं। यहां पर कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। 1, 2 और 3। एक होता है MSP, नाम सुना है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक होता है P और P, और तीसरा होता है IP। 3 है, MSP, PP और IP। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब समझ में आ गया कौन आकलन करता है?
CACP इसका आकलन करता है। PP कहते हैं खरीद मूल्य या अधिप्राप्ति मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, और ये होता है आपका जारी मूल्य, इशू प्राइस। ये रहा आपका कंसेप्ट। इन 3 चीजों को वो करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, पहले मैं इन 2 चीजों के बारे में बात करूंगा, और MSP के चूंकि डिटेल में टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को MSP की सारी ABCD क्लियर हो जाए। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें P और P यानी खरीद मूल्य। यानी कि वह मूल्य जिस पर सरकार अपने खाद्य सुरक्षा के लिए या किसी भी स्तर पर बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिए जब खरीद करती है बाजार से। ध्यान रखना, वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से या बाजार से, ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा के लिए या अपना बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए, बफर स्टॉक यानी कि एक भंडार बनाए रखने के लिए अनाज खरीदती है। अनाज क्या करती है? खरीदती है। इसको कहते हैं खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो अनाज मूल्य होता है, खरीद मूल्य होता है, यह हमेशा क्या होगा? नोट कर लीजिएगा, MSP से ज्यादा होगा या कम से कम बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। या तो MSP के बराबर होगा या MSP से ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर समझ लीजिए, अब दूसरा वो है आपका IP, इशू प्राइस, जिसे हम क्या कहते हैं? जारी मूल्य। जारी मूल्य ये क्या है? वह मूल्य जिसके माध्यम से सरकार आम जनता को राशन की दुकानों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से अपनी वस्तुओं की बिक्री करती, वह दर जिस पर सरकार आम जनता को आवश्यक वस्तुएं सोचिएगा, आवश्यक वस्तुएं बिक्री करती है। वो राशन की दुकानों के माध्यम से हो सकता है, या बाजार में खुली बिक्री के माध्यम से हो सकता है, या आपके केंद्रीय भंडार गृह के माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन यह लागत से बहुत कम कीमत पर होता है। ध्यान रखिएगा, यह नोट कर लीजिएगा इसको भी, यह लागत से, जो सरकार की लागत होती है, लागत से बहुत कम कीमत पर होता है। ये समझिए। तो ये 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए। आई थिंक समझ में आ गए होंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं MSP। MSP क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह क्या होता है? आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, सरकार हर साल 2 बार MSP को जारी करती है। ध्यान रखना, किन किन समय में करती है, क्यों जारी करती है, वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसलिए उसकी टेंशन लीजिए मत। कैसे कैसे होता है, इसका आकलन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा।
लेकिन बात आती है कि आखिर ये होता क्या है, क्यों करती है सरकार? ध्यान रखिएगा, वह मूल्य, ध्यान रखना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जब बाजार में किसानों की कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ जाती है और जिससे कृषि वस्तुओं की कीमतें काफी कम हो जाती, तो ऐसी स्थिति में किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार, ध्यान रखना, तो ऐसी स्थिति में किसानों की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, सरकार क्या करती है? एमएसपी जारी करती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझ लीजिए, वह समर्थन मूल्य जिस पर, सोचिएगा, जिस पर यदि बाजार में कीमत कम है तो इस वस्तु को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा कह सकते हैं इसका मतलब कि बाजार में इससे कम कीमत पर कृषि वस्तु की बिक्री नहीं होगी। ये दो चीजें हैं। पहली चीज, बाजार में इससे कम कीमत पर सरकार ने जो रेट तय कर दिया उससे कम कीमत पर कृषि वस्तु की बिक्री नहीं होगी। और यदि इससे कम कीमत है, यदि बाजार में इससे कम कीमत है तो उस वस्तु को सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। यह एमएसपी है। इसका मतलब है, इसका उद्देश्य एक ही है। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है आपके किसानों के हितों की सुरक्षा करना, बाजार में उसकी कीमतों की सुरक्षा करना। क्लियर? ये समझ लीजिएगा, ये कंसेप्ट है। अब इसकी जरूरत क्यों है? किसानों की सुरक्षा करना, पहली बात, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, किसानों के साथ साथ हम चाहते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि हो, जो हम लगातार चाह रहे हैं। और क्या है? हम चाहते हैं कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करें। यह तभी हो सकता है जब किसान सुरक्षित होगा। किसान सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, खुले बाजार में किसान की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। ध्यान रखना, किसानों की आय में वृद्धि करना, खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और सरकार जिस फसल को बढ़ावा देना चाहती है उस फसल को बढ़ावा दे सकती है। यानी कि सरकार जिस वस्तु की एमएसपी ज्यादा घोषित कर दे, किसान वही उगाएंगे। तो यानी अपनी मर्जी से सरकार जिस तरफ चाहे उस तरफ उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है, उस फसल को बढ़ावा दे सकती है। तो ये चार चीजें विशेष तौर पर इसमें शामिल होती हैं, चार उद्देश्य हैं इसमें। यानी बाजार में मूल्यों में स्थिरता, ध्यान रखना। तो इसके लाभ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? पहला, किसानों की सुरक्षा, ध्यान रखना। दूसरा, मूल्य स्थिरता। तीसरा, ध्यान रखिएगा, किसानों की आय में वृद्धि। चौथा,
इसमें हम देखेंगे तो वो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, देखिए मैं ये सब पॉइंट इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है इस वजह से। और जो पांचवा कह सकते हैं, विशेष फसल को बढ़ावा देना, विशेष फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, बढ़ावा यानी जिसकी कीमत बढ़ा दोगे समझ लीजिए वही काम शुरू हो जाता है। लेकिन बात आती है एमएसपी कब और क्यों और कैसे जारी किया जाता है, वो देख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। एमएसपी, पहली बात, एमएसपी का आकलन कौन करता है? आकलन करता है सीएसीपी, पहली बात। दूसरा, इसका मूल्य जारी कौन करता है? जारी करती है सरकार, और सरकार की तरफ से करता है सीका, सॉरी सीका क्यों, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इसको जारी करती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ये इसको जारी करती है। तीसरा पॉइंट, यह वर्ष में 2 बार जारी किए जाते हैं, 2 बार, एक रबी की फसल के समय और दूसरी खरीफ की फसल के समय। कितनी फसलों के लिए जारी किए जाते हैं? फसल है आपकी 23, ठीक है ना। और इनमें से एक ध्यान रखिएगा, गन्ना जो है, गन्ने का अलग से जारी किया जाता है। गन्ने का एमएसपी जारी नहीं होता बल्कि एफआरपी जारी होता है, और यह पृथक होता है, पृथक रूप से होता है एफआरपी, ध्यान रखिएगा। जिसे हम क्या कहते हैं, गन्ने के मूल्य को, गन्ने के मूल्य को बड़ा अच्छा सा नाम है इसका, क्या बोलते हैं उसको, उचित एवं लाभकारी मूल्य, ध्यान रखें, उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं, उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं, ध्यान रखें। तो ये आपका कंसेप्ट होता है टोटल, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार जो खरीदती है, ध्यान रखिएगा, एमएसपी तो 23 फसलों का जारी करती है, लेकिन यहीं पर एक नेगेटिव पॉइंट समझ लीजिएगा, यहीं पर दोस्तों, सरकार जो खरीदती है, खरीद करती है, ध्यान रखना, वो केवल 3 फसलों की करती है, गेहूं, चावल और दाल। बाकी फसलों के लिए वो खरीद नहीं करती, वो बाजार में ऐसे ही छोड़ देती है। इसलिए बाजार में किसानों की उपज का एमएसपी पर बिक्री नहीं हो पाता, ध्यान रखना, और वो बिचौलिए ही उसका फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कमी है इसका, एक चीज समझ लीजिएगा, ओके। अब कहोगे कि सर फिर इसके लिए नहीं खरीदती तो फिर फायदा क्या है जारी करने का? फायदा यही है कि कम से कम एक निश्चित कीमत तय हो जाती है। इसी के लिए कमेटी बनाई गई थी, रमेश चंद्र कमेटी, ध्यान रखना, एक कमेटी बनाई गई थी, नोट कर लीजिएगा, रमेश चंद्र कमेटी, रमेश चंद्र कमेटी, ध्यान रखना, 2018-19 में बनाई गई थी, और इसने कहा था कि सरकार सभी वस्तुओं को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। भाई खरीद के रखेगी क्या, करेगी क्या उसका? हर चीज को खरीद के रख लेगी तो क्या करेगी उसका? उसको खुद की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, ब्रेड की, बिस्किट की, या किसी भी चीज की, नमकीन या कुरकुरे, इन सब चीजों की खुद की फैक्ट्री नहीं ना, इसलिए नहीं खरीद सकती। लेकिन इन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को इनके लिए एक अलग काम करना चाहिए, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट करना चाहिए।
इन्होंने कहा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट करना चाहिए, करना चाहिए। यानी कि अब ये क्या है, बोले कि एमएसपी जितना है, अगर 200 रुपए का है या 2000 रुपए क्विंटल का है एमएसपी, और बाजार में बिक रहा है 1800 रुपए का, तो 200 रुपए का घाटा हुआ है किसान को, तो सरकार को उसको 200 रुपए पे करने चाहिए। खरीद नहीं सकती तो कम से कम जो किसान को घाटा हो रहा है एमएसपी पर, उसकी भरपाई तो करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी भरपाई होनी चाहिए, ध्यान रखना। और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की, पीएम आशा। इसी के लिए शुरू की थी पीएम आशा, अन्नदाता आय संरक्षण योजना। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना इसी के लिए शुरू की थी कि भाई किसान अपना माल जो है बाजार में बेचे, कोई समस्या नहीं है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकता है तो उसकी भरपाई सरकार करे। मैंने कहा ना कि 1800 रुपए बिक रहा है बाजार में, बेचिए, ठीक है ना, और हमारा एमएसपी अगर 2000 है तो हम क्या करेंगे, हम 200 रुपए पर क्विंटल इस योजना के माध्यम से देंगे। लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो मूल्य जारी किया जाता है सरकार के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा यहां पर, ये कब जारी होता है, ध्यान रखना, ये जारी होता है फसल बोने से पूर्व, फसल बोने के बाद नहीं, फसल बोने से पूर्व जारी होता है, पहले नहीं होता, सॉरी बाद में नहीं होता कि फसल बो दी गई है उसके बाद कीमत तय करें, नहीं, फसल बोई जानी है उससे पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे किसान अपनी पसंद से उस फसल को बढ़ावा दे सकता है। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये रहा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये 2019 का क्वेश्चन है। अब आराम से इसका आंसर बता सकते हैं कि निर्धारण कौन करता है और जारी कौन करता है। ओके, क्लियर? आंसर क्या हो गया? कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। कब बनाया गया? 1965 में। नाम परिवर्तन कब किया गया? 1985 में। ये रहा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 2002 क्वेश्चन है। कृषि मूल्य आयोग, ध्यान रखना, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग नहीं। 1955, 1965, 1970, 1973, बताइए। क्लियर है एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा क्वेश्चन, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करना, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का निर्धारण करना, सुनिश्चित कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, यानी कि सही कीमत उपलब्ध करा करके उनको हितों की सुरक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना। बताइए सही कूट कौन सा है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। सोचिए इनमें से एक तो नहीं है, कौन सा? ध्यान रखना, ये नहीं है, क्योंकि अधिकतम मूल्य नहीं है बल्कि उनकी लागत का मूल्य है। उनकी लागत सुनिश्चित करनी है जिनको घाटा ना हो। ध्यान रखना, आंसर ये रहा। ये गलत है, अधिकतम तय नहीं करते हैं, ये कम से कम उतना तय करते हैं कि उनको घाटा ना हो, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। मैक्सिमम तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। खुद सोचिएगा, 32 की करता है या 23 की करता है, ये आप खुद सोचिएगा। नंबर 2, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, किसने जारी किया है? सोचिएगा, केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। आंसर है कोई नहीं। इसमें आपके 23 फसलें हैं और इसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मैंने आपको पढ़ाया था 2007 में शुरू किया था। किसने? कृषि मंत्रालय ने।
कृषि मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2016 क्वेश्चन है एमएसपी के बारे में। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेंगे, सही है गलत है? अगर बाजार मूल्य ज्यादा है, एमएसपी 2000 है और बाजार मूल्य 2200 का है, तो क्या किसान किसको बेचेंगे, सरकार को या बाजार में बेचेंगे? नंबर 1। नंबर 2, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। भाई पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। बहुत ज्यादा लाभ कमाते हैं या एक सामान्य लाभ कमाते हैं? बताइए। सही कथन है 1 2 3, 2 3 4, 2 और 4, 2 और 3। बताइए कौन सा होगा, सोचिएगा। ये गलत हो गया। और बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमाता, एक एवरेज लाभ होता है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा तो उपभोक्ता मर जाएगा बेटा। ये रहा आंसर आपका 2 और 3। क्लियर है? 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागतों से ज्यादा होता है। C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, यानी किसान की सभी प्रकार की लागतों से ज्यादा होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से स्वतंत्र होता है, उससे कोई संबंध नहीं होता, किसान की लागत से बिल्कुल अलग होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत के बराबर होता है, किसान ने जितनी लागत लगाई है उसी के बराबर होता है। या न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 लागत से कम होता है। C2 बोले तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, किसान की लागत से कम होता है। बताइए कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा डी। अरे भाई C2 के बराबर होगा, लागत के बराबर होगा तो फायदा क्या है? लागत से ज्यादा होना चाहिए। और वर्तमान सरकार C2 पर नहीं दे रही है बल्कि किसी और पे दे रही है। वो कह रही है किसान की लागत का हम 50% ज्यादा देंगे, एमएसपी डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? और एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि C2 लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए, यानी 1.5 गुना होना चाहिए। किसान की सभी प्रकार की लागत, जो पैसा लगाता है, जो जमीन का किराया है, जमीन के किराए पर जो मिला है पैसा, उस पर ब्याज है, किसान ने जो पैसा लगाया उसकी ब्याज है, अपने खुद की मेहनत है, ठीक है ना, जमीन का किराया है, इन सबको मिला करके कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। यानी जो पैसा लगाया वो, पैसे की ब्याज है वो, बीज लगाया, खाद लगाया अपने घर का वो, अपनी खुद की मेहनत की वो, ठीक है ना, अपनी जमीन का किराया वो भी, और जमीन के किराए पर ब्याज जो मिलता है वो भी, इन सबको मिलाकर कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। और सरकार जो वर्तमान में दे रही है, कह रही है कि हम इसका आज ज्यादा नहीं देंगे, बल्कि हम ब्याज नहीं जोड़ेंगे किसान की। बस किसान जो पैसा लगाता है और जमीन के किराए पर जो पैसा मिलता है उसका ब्याज हम इसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसको हम लागत में नहीं जोड़ेंगे। और स्वामीनाथन ने कहा था कि हमें सब कुछ जोड़ना चाहिए, उसका 50% होना चाहिए। यह किसानों की डिमांड है। किसान कहते हैं कि हमें इससे 50% ज्यादा चाहिए, जो एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। सरकार कहती है कि हम इस पर नहीं दे सकते, हम आपके ब्याज को नहीं जोड़ेंगे इसमें। क्यों भाई? किसान कहीं से पैसा लेके आता है, उसका ब्याज देता है कि नहीं देता है कि नहीं? अगर किसान अपनी जमीन किसी को किसी को किराए पर दे देता और उस पैसे को उठा करके बैंक में जमा कर देता तो ब्याज मिलता कि नहीं मिलता उसको? है कि नहीं? और दूसरी बात, किसान नहीं कर रहा, मैं खेती कर रहा हूं और मैंने तुम्हारा जमीन किराए पर लिया है और हो सकता है कि मैं पैसा मैं ब्याज पर लेके आया हूं, तो आपकी जमीन पर पैसा दे रहा हूं और ब्याज भी तो दे रहा हूं मैं उसका, तो मेरी लागत हो गई कि नहीं हो गई? मैं तो ब्याज भी दे रहा हूं, जमीन का किराया भी दे रहा हूं। तो ये सब कुछ शामिल होता है, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन ने कहा था। यही विवाद का विषय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2010 का क्वेश्चन। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम मूल्य हर मौसम के लिए। आवश्यक वस्तु के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु मानी जाती हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। यह गलत। सांविधिक मूल्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है? एफआरपी होता है। केवल दो सही है। यह सही है, सांविधिक मूल्य नहीं होता, बल्कि क्या होता है?
FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य होता है, यह न्यूनतम मूल्य नहीं होता। क्लियर? 8वां, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य, यही है, देखिएगा, पारिश्रमिक यानी कि लाभकारी मूल्य कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? अनुमोदित कौन करता है? कौन कहता है कि इसको जारी करो? आर्थिक मामलों कैबिनेट कमेटी, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उपज मंडी समिति। बताइए। अब कहोगे सर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये तो केवल सिफारिश करता है। अनुमोदन कौन करता है? परमिशन कौन देता है जारी करने की? ये तभी जारी होता है, खुद जारी करती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ये रहा। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, खरीदती है, बताइए, परिसीमन मूल्य, बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या अधिप्राप्ति मूल्य? बताइए कौन से मूल्य पर खरीदती है? आंसर अधिप्राप्ति मूल्य। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और न्यूनतम समर्थन, निम्न का कथनों पर विचार कीजिए, सभी अनाज, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य में असीमित होता है, यानी राज्य कितना भी खरीद सकता है MSP पर। अनाज, दाल, तिलहन, अनाज दालों की किसी भी राज्य के उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, यानी उतना बना दिया जाता है कि बाजार मूल्य कभी पहुंचेगा ही नहीं उस पर, इतना डिसाइड किया जाता है। उपयुक्त कथन का सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए, क्या किसी भी कितना भी खरीद सकते हैं? नहीं, राज्यों को खरीदने की अपनी एक सीमा होती है, ध्यान रखना। अगर सब कुछ खरीद लेंगे तो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए अनाज कहां से आएगा? उनके लिए जरूरी सामान कहां से आएगा? नहीं खरीद सकते, एक लिमिट तक खरीद सकते हैं, और ये कीमत उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। कितनी होती है? जितनी के उसके किसानों की लागत निकल आए, उसका थोड़ा सा लाभ मिल जाए। इसलिए आंसर क्या हो गया? दोनों में से कोई नहीं। और समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्न की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। MSP पर खरीद नीति, कृषि मूल्य में स्थिरता आती है, किसानों को प्रेरणादायक मूल्य मिलता है, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण हो पाता है खरीद मूल्य से। बताइए, MSP पर खरीदने से क्या ये फायदे मिलते हैं कि नहीं मिलते? कौन सा कथन सही है? A और B, B और C, ABC और केवल C? बताइए एवरीबॉडी। तीनों सही है। ये रहा। यह है आज का क्वेश्चन, आज का पेपर, आज का टॉपिक। कल हम बात करेंगे कृषि के बाजार के बारे में, किसके कितने प्रकार के बाजार है, कौन कौन से बाजार है, उनकी बाजार की विशेषताएं क्या है, ENAM से लेकर के सारे बाजार जितने भी हैं उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और सोचिएगा, उसके साथ हम कृषि की सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, पेपर से लेकर क्वेश्चन तक। ओके एवरीबॉडी, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस, हैव ए नाइस डे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, सफलता हासिल कीजिए, और स्टडी IQ को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हेल्प कीजिए, प्रयास कीजिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।